हेलो एमटी फैमिली। बहुत बहुत सारे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने इतना इस मूवी को सुनाने की रिक्वेस्ट की है जितना आज तक किसी मूवी की रिक्वेस्ट नहीं आई। हर कमेंट्स में बस इसी मूवी का ही नाम है। तो चलिए आई मैं आपके ही लिए इस कहानी को सुनाने। वैसे दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, दुनिया ने जब जब किसी को कमजोर साबित किया है वो इंसान उतनी ही मजबूती से ऊपर उठा है। अब ज्यादा कुछ ना बातें करते हुए बस इतना ही कहूंगी कि आज की ये कहानी पक्के इरादे और दृढ़ निश्चय के बल पर सभी को गलत साबित कर दुनिया को एक नया आईना दिखाएगी। मूवी स्ट्राइप लेकर आ चुकी है चाइनीज मूवी बिग वर्ल्ड। डायरेक्टर लीना यांग। IMDb 7.3। दोस्तों, अगर आपको कहानी के साथ साथ दुनिया के हैरत अंगेज और दंग कर देने वाले फैक्ट सिर्फ 1 मिनट में अगर सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, फिर चाहे वो प्राचीन मंदिरों का सच हो या ब्रह्मांड से जुड़ा कोई तथ्य, हिंदू माइथोलॉजी का कोई राज, या फिर ऐसी जगहों से आप गुजर चुके हो लेकिन आपको उनके राज के बारे में पता ना हो, इन सब को जानिए बस एक स्टॉप हमारे नए YouTube चैनल 1 मिनट अननोन फैक्ट में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो प्लीज सब्सक्राइब दोस्तों। अब कहानी सुना जाए। कहानी के शुरू में हम पैर देखते हैं। शारीरिक अक्षमता का एक लड़का जो धीरे धीरे टेढ़ा मेढ़ा लंगड़ाता हुआ छत की सीढ़ी पर चढ़ रहा है और उसके हाथ में है एक डायरी और पेन। उसने बड़े से आसमान को निहारा और फिर अपने डायरी में कुछ लिखने की कोशिश करने लगा। हमें समझ आया कि वो अपनी विल लिख रहा है, उसकी अंतिम इच्छाएं। वो कुछ और भी लिखने की कोशिश कर रहा था कि तभी कोई महिला उसका लियो नाम पुकार रही होती है। जाकर देखा तो बूढ़ी करके हंसी चेहरे वाली एक महिला खड़ी है जो लियो की नानी होती है। वो उसे नीचे बुलाने आई है। अब घर में घुसते ही चीजें उथल पुथल देख उन्होंने उसे डांटना शुरू कर दिया। मैं 1 साल के लिए ही बस बाहर थी और तुम लोगों ने घर का ये क्या हाल कर रखा है। नानी अपने कपड़े तय करने लगी। लियो भी उन्हें देखकर कपड़े तय करने में मदद करने लगा। कांपते कांपते हाथों से उसने बड़े ही अच्छे से कपड़ों को तय किया। नानी भी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। लियो के पास बैठ नानी उसकी प्रशंसा करने लगी। इसी बीच कमरे में टेलीफोन की घंटी बजी। नानी बोल पड़ी, मैंने कितनी तुम्हारी माँ को मना किया है इस पुराने टेलीफोन की लाइन कटवा देने। बिना इस्तेमाल बेकार इतने बिल्स आते हैं और बेकार के कॉल्स भी। पर नानी जब फोन उठाई तो वो हैरान रह गई क्योंकि लियो के लिए एक इंटरव्यू का कॉल आया है। असल में लियो ने कुछ दिन पहले किसी स्कूल में नौकरी के लिए अप्लाई किया था। नानी ने पूछा, क्या तुम जाओगे इंटरव्यू देने? लियो ने सर हिलाकर हाँ कहा। अगले दिन लियो का जन्मदिन है जिसे मनाने नानी उसे एक जगह लेकर आई है। वहाँ नानी के सभी पुराने दोस्त होते हैं और साथ ही उनका बैंड ग्रुप भी। सबको नानी ने इनवाइट किया था। नानी अपने नाती की तारीफ में कहती है, मेरा लियो बहुत होशियार है, उसने कॉलेज में टॉप किया है और नौकरी का इंतजार कर रहा है। सभी ने मिलकर लियो का जन्मदिन मनाया लेकिन उन सबकी नजर लियो पर होती है। अब लियो ने भी सबके साथ ताल में ताल मिलाकर शराब पीने लगा। चूँकि नानी 1 साल बाद लौटी है, वो सबको पार्टी दे रही है और उन्होंने बताया कि उन्हें एक ट्रेडिशनल कॉन्सर्ट का ऑफर भी आया है। नानी ने अपने दोस्तों को भी प्रस्ताव देते हुए कहा, हमें अभी से प्रैक्टिस शुरू करना होगा। इधर लियो जिसने कभी शराब नहीं पी, अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। नानी तुरंत उसे लेकर घर आ गई, मगर घर घुसने से पहले नानी घबराई हुई सीढ़ियों पर पहले उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है क्योंकि अगर उसकी बेटी यानी लियो की माँ को पता चला तो वो उसे बहुत डांटेगी। पर वही हुआ जिसका नानी को डर था। लियो की माँ ने ऊपर से उन्हें देख लिया। नानी पसीना पसीना होने लगी। लियो की माँ ने नानी को बहुत डांटा, क्यों मुझसे बिना पूछे आप उसे बाहर लेकर गई? आपको पता नहीं उसकी कंडीशन? नानी बोली, आज उसका जन्मदिन था, क्या वो अपने जन्मदिन भी नहीं मना सकता? तुम मुझे बताओ मत क्या करना है, मैं उसकी देखभाल तुमसे ज्यादा करती हूँ, मेरी वजह से ही वो जिंदा है। दोनों माँ बेटी में बहुत लड़ाई होने के बाद लियो को साफ सफाई कर उसके कपड़े बदल दिए गए और अब सोने के वक्त देखते हैं कि लियो बिस्तर पर नहीं एक सूटकेस खोलकर उसमें घुस रहा है। छोटे से सूटकेस में खुद को जैसे तैसे समेट फिर बिस्तर के नीचे से एक कंकाल निकालकर उसे पकड़कर सो गया। उसका इस तरह से सूटकेस में सोने की वजह आप आगे कहानी में जान पाएंगे। नानी ने डांट लगाई, तो अब बड़ा हो गया है फिर भी ऐसी हरकतें करता है, और फिर उसे चद्दर उड़ा दिया। अगली सुबह अब खाने के टेबल पर लियो की माँ ने आज लियो के क्या क्या काम है, उसके मैथ ट्यूशन, बाकी सारी चीजें नानी को समझाकर लियो के माँ बाबा दोनों ऑफिस के लिए निकल पड़े। उनके जाते ही नानी ने पूछा, सच बोल आज तुझे क्या करने का मन है? लियो ने कहा उसे ट्यूशन नहीं जाना। फिर नानी उसे कहीं और घुमाने ले गई। कुछ दिन बाद एक छोटे बच्चों के स्कूल का दृश्य दिखाया गया। लियो ने यहाँ टीचर का फॉर्म भरा था और आज उसे इंटरव्यू में डेमो क्लास देनी है। बच्चे लियो के अद्भुत तरीके से खड़े होने को देख हंसने और मजाक उड़ाने लगे। फिर जब उसने कांपते गले से अपना परिचय दिया तो बच्चे आपस में हंसते हुए कहने लगे, आखिर ये कैसी बीमारी है? अब लियो ने कविता सुनाई और उस कविता के अर्थ को उसने इतनी खूबसूरती से समझाया कि सभी मुग्ध हो गए। लियो को एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है,
मगर वो बाकियों की तरह ही एक नॉर्मल इंसान है जो सब कुछ समझता और जानता है। इधर नानी ने भी सब कुछ फोन पर रिकॉर्ड किया। कविता खत्म होने पर बच्चों के साथ साथ पीछे बैठे टीचर्स सभी ताली बजाते हैं। नानी भी उसे बहुत अप्रिशिएट करती है। अब बाहर एक टीचर ने आकर लियो की प्रशंसा की, मगर उसके इस कंडीशन की वजह से बच्चे उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। नानी बोली, लेकिन बच्चों को तो बहुत पसंद आया, आपने देखा ना कैसे वो ध्यान से सुन रहे थे। अब नानी लियो को लेकर टीचर को समझाने लगी, पर यहाँ इस बीच लियो खिड़की से बाहर बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा, क्योंकि वो रिजल्ट पहले से ही जानता था। उसे ऐसी परिस्थिति में हमेशा से ही पढ़ना पड़ता है। नानी लियो को लेकर एक रेस्टोरेंट आई है। नानी अपने प्लेट में से मांस का टुकड़ा उसके प्लेट में रखते हुए बोली, तो ज्यादा सोच मत, इन सब स्कूल में ना कोई फ्यूचर नहीं है, नौकरी होने से भी मैं तुझे करने ही नहीं देती, तो कुछ अच्छा ही करेगा। इसके बाद नानी अपने पूरे बैंड ग्रुप से मिलने पार्क आई। वही प्रैक्टिस भी की जाएगी। आने वाले कॉन्सर्ट को लेकर नानी एक ग्रुप मीटिंग कर रही है और थोड़ी दूर बैठा लियो एक एप्लीकेशन भर रहा है। नानी के ग्रुप में सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है कि उनके टीम का ड्रमर नहीं आया और ना ही वो आएगा, क्योंकि उनके बीच किसी बात को लेकर नाराजगी है। सभी चिंतित है क्योंकि बिना एक अच्छे ड्रमर के शो नहीं हो सकता। असल में ड्रमर दियाओ इसलिए नाराज है क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो सब उसके बेटे की खुली नई शॉप से सामान खरीदेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया। वही अब ड्रमर को लेकर चर्चा तेज हो जाती है। तभी अचानक नानी ने लियो को देखा। मिल गया हल, हमारे पास एक ड्रमर है। और देखा कि बाकी सबकी नजर भी लियो की तरफ ही होती है। बस में बैठा लियो नानी से कह रहा है, मैंने कभी ड्रम नहीं बजाई है, ये इतना आसान नहीं है नानी। तू बचपन में चॉपस्टिक से नूडल्स के बर्तन पर बजाया करता था, याद नहीं है? और मुझे यकीन है तू कर लेगा, नानी बोली। लियो अभी भी राजी नहीं है। इतने में एक महिला बच्चे को गोद में लिए चढ़ती है। लियो ने अपनी सीट उसे दे दी। नानी बगल वाली सीट में बैठी हुई है। लियो को पसंद नहीं कि उस पर कोई दया दिखाए। नानी ये अच्छे से जानती है, इसलिए उन्होंने अपनी सीट नहीं छोड़ी। थोड़ी देर बाद बस ड्राइवर ने अचानक कसकर ब्रेक मारा, जिस कारण एक जोरदार झटके के साथ लियो नीचे गिर जाता है। नानी गुस्से में ड्राइवर पर चिल्लाने लगी, इस तरह से कोई गाड़ी चलाता है भला? ड्राइवर भी चिढ़कर कहता है, पता नहीं ऐसे सब इंसान फिजिकली हैंडीकैप सीट पर क्यों नहीं बैठे रहते, और जब ऐसी दिक्कत है तो बस में चढ़ने की जरूरत ही क्या है। ये सुनकर तो नानी का पाड़ा चढ़ गया और समाज का सबसे बड़ा सवाल पूछते हुए कहती है, क्या आखिर विकलांग लोग जीने के हकदार नहीं है, या फिर वो बस में नहीं चढ़ सकते? ड्राइवर बोला, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर नानी ने उसे अपनी नाती से माफी मांगने को कहा, पर लियो उन्हें समझाकर मना कर देता है। पर नानी तो यहाँ बहुत ही गुस्से में है। अब रात के डिनर के वक्त लियो की माँ बोली, तुम्हें कहा था ना मैंने कि घर के पास लोकल हैंडीकैप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने, मैं तुम्हें क्रैम स्कूल भेज रही हूँ, दोबारा से एग्जाम देकर एडमिशन ले लो। ये सुनकर लियो का मन खराब हो गया। वो वहाँ से उठा, खुद की प्लेट खुद से धोकर रख वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद नानी ने बेटी से कहा, तू माँ बनने वाली है, ये बात लियो को कब बताएगी? वो कहती है, जल्द ही। दूसरी तरफ लियो अपने कमरे में उस बस ड्राइवर और इस सिस्टम के खिलाफ कंप्लेंट लेटर लिख रहा होता है। नानी ने भी कमरे में आकर देखा। लियो ने पूछा, क्या मुझे मेल भेजना चाहिए? नानी बोली, हाँ जरूर। फिर उसने नानी से कहा, मुझे माँ से झूठ नहीं कहना चाहिए कि मैं ट्यूशन जाता हूँ। पता है वो भी एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है। नानी उसे बहुत सपोर्ट करती है और फिर वो बोली, तुम एक लड़के नहीं मर्द हो ना, और कभी कभी एक समझदार मर्द को परिस्थिति के हिसाब से झूठ बोलना चाहिए। अब अगली सुबह हम अचानक लियो को पार्क में एक नए ड्रम के साथ देखते हैं, क्योंकि पिछले ही रात नई ड्रमर किट देने की शर्त पर लियो को मना लिया था। वो टेढ़ा मेढ़ा ड्रमस्टिक पकड़े ड्रम बजाने की कोशिश कर रहा है और चारों तरफ से उसे घिरे खड़े हैं नानी के बैंड ग्रुप के सदस्य। कुछ देर तक उसे बजाता हुआ देख ग्रुप के एक सदस्य बोल पड़ी, इस तरह से अगर वो ड्रम बजाना सीखे तो सारी उम्र ही लग जाएगी, बस समय की बर्बादी है। और एक दो बाताबाती से नानी का उससे झगड़ा हो गया और फिर झगड़ा मारपीट में बदल गया। नानी अपने नाती के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती, और अगर बात हो उसके इस तरह होने पर बेचारा लियो इस बीच ड्रम बजाने की लगातार कोशिश ही किए जा रहा है। तभी उसके पास एक फ्रिस्बी नीचे आकर गिरी। एक लड़की दूर से चलाते हुए उससे फ्रिस्बी वापस फेंकने को कहती है, पर उसे तो लियो के बारे में नहीं पता। लियो नीचे गिरे फ्रिस्बी को बहुत उठाने की कोशिश करता है, पर उठा नहीं पा रहा। इतने में वो लड़की उसे लेने वहाँ आ पहुंची। ड्रम देखकर वो थोड़ा रुकी और फिर उस पर अपनी उंगलियों से बजाती है। लियो खुश हो गया। वो लड़की भी उसे देखकर हंसी और फिर वहाँ से चली आई। उसकी हंसी लियो को एक अलग अनुभव करवाती है। वो बस उसे देखता रहता है। लियो के अंदर एक अलग बदलाव नजर आ रहा है। उसका मन भी तो बाकियों की तरह है, उसे भी तो कोई अच्छी लग सकती है। ख्यालों में डूबा लियो की नानी की एक दोस्त ने आकर कहा, तुम्हारी नानी को जरा रोको। लियो अनमने मन से बोला, मेरी नानी कभी झगड़े में नहीं हारती।
अब दोनों सिग्नल पर खड़े हैं। लियो धीरे धीरे ड्रम बजाता है। थोड़ी देर बाद नानी भी उसे खूब प्रोत्साहित करते हुए उसके साथ ड्रम बजाने लगी। इधर वापस घर आकर लियो फिर से एक नई यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है और फिर अगले ही पल अपने हाथों की उंगलियों को देखते हुए उसके ख्यालों में फिर वही लड़की आई और वो उसी के बारे में सोचने लगा। अब रात में लियो की माँ आकर उसे समझाते हुए बोली, मैं और तुम्हारे बाबा एक लॉन्ग वेकेशन पर जा रहे हैं। तुम अपना और साथ साथ नानी का भी ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना। उसने माँ से पूछा कि वो इतने लंबे सफर पर क्यों जा रहे हैं। तभी नानी भी आ गई। माँ उसे सो जाने को कहकर जाने लगी। लियो ने पीछे से आवाज लगाई, माँ अगर मुझे नॉर्मल यूनिवर्सिटी में चांस मिल जाए तो मैं पढ़ने जा सकता हूँ। माँ ने साफ मना कर दिया, तुम यही पास की यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे और नॉर्मल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती, और गुस्से में वहाँ से चली गई। फिर नानी चुपके से बोली, तो चिंता मत कर, मेरे नए इन्वेस्टमेंट से अच्छी सेविंग्स हो रही है जिससे तेरी पढ़ाई मैनेज हो जाएगी। अगली सुबह सभी प्रैक्टिस के लिए उसी पार्क में इकट्ठे हुए हैं। आज भी वही लड़की दोबारा आई और लियो के बगल में बैठ उसके ड्रमस्टिक को ठीक उसकी तरह टेढ़े मेढ़े उंगलियों से पकड़ने की कोशिश कर रही है। लियो ने आहिस्ते से कहा, आप ठीक से भी पकड़ सकते हैं। ड्रम बजाना बड़ा ही कूल है ना? उस लड़के ने पूछा, जिस पर लियो बोला, पता नहीं, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। फिर लड़की ने ड्रम पर स्टिक मारा और दोनों हंस पड़े। इसी बीच बैंड के पुराने ड्रमर डियाओ वहाँ आ पहुँचे, जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। डियाओ बोला, मैंने सुना कोई नया ड्रमर आया है। और लियो को वहाँ देख वो हंसते हुए, ये है नया ड्रमर जो ठीक से स्टिक पे नहीं पकड़ पाता, ना ही इसमें कोई ताल है। फिर उसके पास बैठ वो ताल में ड्रम बजाता है। उस लड़के ने लियो को स्टिक देते हुए उसे भी बजाने को कहा। लियो ने भी जवाब में कुछ उसी अंदाज में बजाया। वो लड़की उसका हौसला अफजाई करती है। फिर ड्रमर ने धुन बदली, साथ ही साथ लियो ने भी बदली। लियो वैसा न बजा पाने पे भी एक हद तक वैसे ही बजाता है। देखते ही देखते दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो गया। डियाओ अब तेज तेज ड्रम बजाने लगा और लियो भी उसके ताल में ताल बजाता। ये देख सभी के होश उड़ गए। मुकाबला तगड़े का है। दोनों पसीने पसीने हो गए और एक समय में लियो के हाथ से स्टिक छूट गई। इधर डियाओ भी ड्रम बजाना छोड़ हाफने लगा। तालियां बजती है। लियो ने वहाँ सबका दिल जीत लिया। वही दूसरी तरफ वही लड़की उसका दिल जीत लेती है। अब उसी लड़की ने एक फेयर कंपटीशन की बात रखी, जो जीतेगा उसे ही ग्रुप में चांस मिलेगा। सभी मान जाते हैं। डियाओ ने भी कहा, लियो को मैंने कम आंका था। इसके बाद वॉशरूम में दोनों के बीच थोड़ी बातें हुई। दोनों ने अपना नाम बताया। उस लड़की का नाम याया है। उसने लियो से वी चैट की आईडी पूछी। मैं वी चैट यूज नहीं करता और हफ्ते में 3 दिन 2 से 4 यहाँ प्रैक्टिस के लिए आता हूँ। लियो ने सब बता दिया। लड़की मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। उसी रात लियो सोते वक्त अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है, जहाँ वो बिल्कुल ठीक है और याया के साथ एक खुले मैदान में दौड़ रहा है, नाच रहा है, एक आजाद पंछी की तरह। वो बहुत खुश है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और फिर लियो वास्तविक दुनिया में लौट आया जब उसकी आंखें खुली, और यही है उसकी सच्चाई। बाकी सिर्फ और सिर्फ उसका एक सपना। लियो खुद के कॉलेज की फीस खुद के पैसों से भरना चाहता है, इसलिए आज दोबारा वो एक और इंटरव्यू देने किसी कैफे में जा रहा है। नानी जो उसका हमेशा साथ देती है, वो भी उसके साथ जाने के लिए निकलने लगी, पर लियो उन्हें रोकते हुए बोला, नहीं, आज मैं अकेले ही जाऊंगा, प्लीज मेरे पीछे मत आना। वो मेन रोड पर आ गया और सिग्नल क्रॉस करने के बाद एक बार पीछे मुड़कर देखता है। लियो इंटरव्यू देने कैफे पहुंच गया। दूसरी तरफ देखते हैं कि नानी भी उसे फॉलो करते हुए कैफे तक पहुंच ही गई। लियो अपनी सीवी वहां के एक स्टाफ को देते हुए बोला, आज मेरा यहाँ इंटरव्यू है। वो उसे देख तंग हो गया। फिर उसने अपने मैनेजर से लियो के बारे में कहा। अब कैफे शॉप के मैनेजर ने पूछा, अगर तुम मुझे अपने फिजिकल कंडीशन के बारे में कुछ बता सके तो। लियो ने बताया कि उसे सेरेब्रल पाल्सी नाम की एक जन्मजात न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें उसे बचपन से अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होती है। फिर मैनेजर ने पूछा, तुम कितनी देर तक खड़े और चल फिर सकते हो? जिसका जवाब लियो ने बड़ी हिम्मत से कहा, खड़ा जब तक मैं चाहूँ तब तक, और चलना फिरना 10 मिनट तक। उसके बाद मुझे आराम लेना पड़ता है, फिर मैं दोबारा चल सकता हूँ। मैनेजर ने फिर से कहा, लेकिन यहाँ तो तुम्हें बहुत सारे काम जल्दी करने पड़ेंगे। ऑर्डर लेना होगा, मेन्यू सारे याद रखने होंगे, डिशेस धोने होंगे, यहाँ तक कि पैसों का हिसाब भी रखना होगा। अच्छा, क्या तुम मुझे डेमो दे सकते हो कि तुम ये सब हैंडल कर पाओगे या नहीं? अब लियो चुपचाप चलते हुए कैफे की दूसरी तरफ गया और एक लंबी सांस भरकर सारे मेन्यू बोल डाले। वहाँ बैठे सभी लोग उसे ही देखने लगे। दूर से नानी भी उसे देख रही होती है। लियो हाफने लगा। थोड़ा आराम लेकर वो दोबारा से मेन्यू बोलता है, लेकिन इस बार अलग ढंग से, थोड़ा थोड़ा कविता के रूप में।
जो सभी को मंत्रमुग्ध कर जाता है। शारीरिक अक्षमता होने के बावजूद उसकी ये अपार कोशिश देख नानी की आंखों में पानी आ गया, और बस नानी ही क्यों, हम सब की भी आंखें वो नमी कर गया। मैनेजर उसकी इस कोशिश पर खुश तो हुआ, पर उसने कहा, मैं एक नॉर्मल इंसान को नौकरी पर रखना चाहता हूँ। जिस पर लियो बड़े अफसोस के साथ कहता है, एग्जैक्टली, शायद आपको पता नहीं, आई एम नॉर्मल बट विथ किलर मेमोरी। अब देखा गया कि नानी और नाती दोनों किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहे हैं। लियो जब रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसे तभी पता चल चुका था कि नानी उसे फॉलो कर रही है। नानी के पूछने पर कि इंटरव्यू कैसा गया, लियो चुप रहा। फिर नानी उसे समझाते हुए कहने लगी, अच्छा हुआ वहाँ नहीं हुआ, ये सब कॉफी शॉप देखना अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, सुना है कॉफी हानिकारक होता है। चुपचाप लियो ने धीरे से कहा, नानी क्या आप मेरा बैंक अकाउंट खोल देंगी? क्यों? नानी ने पूछा। क्योंकि खुद की सैलरी लेनी है। नानी भी एकदम दंग हो गई और खुशी से उछल पड़ी, तेरी नौकरी लग गई, मेरा लियो अब बड़ा हो गया है, अब वो अपनी पसंद का कुछ भी कर सकता है, तू तो अमीर बन गया लियो। तब लियो ने कहा, मैं नौकरी पैसों के लिए नहीं कर रहा नानी, बल्कि गरिमा और अपने आत्मसम्मान के लिए कर रहा हूँ, जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। अपने नाती की इतनी गहरी बातें सुन नानी की आंखों में पानी आ गया। नानी जो कितनी खुश है ये बयां करना मुश्किल है। उसने लियो को कसकर गले लगा लिया। एक ऐसे दिल टूटे समाज में नजरअंदाज के लोगों के पास ऐसी प्रेरणा देने वाले इंसान की बहुत जरूरत पड़ती है। इसके बाद लियो की जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हो गया। वो समय पर नानी के साथ प्रैक्टिस करता, हाथ पैरों की एक्सरसाइज करता, खुद को फिजिकली और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता। नानी का उसे ख्याल रखना और याया के दोस्ती से वो रोजाना खुद को बदलता हुआ पा रहा है। कॉफी शॉप में बीच बीच में वो कॉफी भी बनाता, हालांकि जो पीने में वैसे नहीं हो पाती। और महीने के आखिर में उसके अकाउंट में सैलरी घुसते देख नानी और लियो दोनों ही बहुत खुश है। इन सब के पीछे लियो की जिंदगी में एक और शख्स इंस्पिरेशन के तौर पर याया खड़ी होती है। वो याया को पसंद करने लगा है। धीरे धीरे उसने सारे काम सीख लिए। अब तो वो कॉफी भी अच्छी बनाने लगा है। कहा जाए तो लियो इस वक्त अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिनों को जी रहा है। एक दिन लियो की माँ ने लियो का हाल खबर लेने के लिए वीडियो कॉल किया। लियो भी जल्दी जल्दी किताबें खोलकर बैठ गया। मैं जल्दी घर आ जाऊंगी, माँ ने कहा। कुछ दिनों बाद नानी के घर एक छोटी सी पार्टी रखी है, जहाँ नानी के सभी दोस्तों के साथ याया भी आई है। कोई खाना पका रहा है तो कोई यहाँ वहाँ बैठकर बातें, तो कोई प्रैक्टिस कर रहा है। लियो याया को लेकर अपने कमरे में आ गया। वो काफी शर्मा रहा होता है। याया उसके कमरे में इतनी सारी किताबें देखकर दंग रह गई, जो कि उसने सभी की सभी पढ़ डाली है। बातें होते होते याया भी अब तक जान चुकी है कि लियो बहुत अच्छी कविताएं लिखता है। फिर वो याया के पास जाकर उसके हाथ में पकड़ी डायरी से एक कविता निकाली और बोला, ये तुम्हारे लिए लिखी है। याया ने पढ़ा, बस 2 लाइनें ही लिखी है, और बाकी? लियो बोला, वो अभी मैं अपने दिमाग में बना रहा हूँ। इधर बाहर तैयारी जोर शोर से हो रही है। इस बीच नानी को बार बार उसकी बेटी का कॉल आ रहा होता है। अब नानी ने सबको शांत कर फोन रिसीव किया। तुम दोनों हो कहाँ? मुझे मेरी चाबी नहीं मिल रही और मैं कब से दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ। ये सुनकर तो मानो नानी की आत्मा निकल गई। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला। अरे तुम इतनी जल्दी घर आ गई, थोड़े दिन बाद में आने वाली थी ना। इसी बीच पीछे से सभी चलाने लगे, खाना तैयार है, जल्दी आ जाओ। लेकिन जैसे ही उन्होंने नानी की बेटी को देखा तो वो सब भी बिल्कुल चुप हो गए। दूसरी तरफ अभी भी कमरे में याया और लियो बातें किए जा रहे हैं। याया जाने लगी तो लियो उसका हाथ पकड़कर अपने जज्बात बयां करता है। मैं 20 साल का एक जवान लड़का हूँ, जिसका दिल किसी और के लिए भी धड़क सकता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हमें खाने और बिस्तर पर पड़े रहने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इतने में उसकी माँ वहाँ आ गई और दोनों पर चिल्लाने लगी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पर लियो बिना कोई रिएक्शन दिए याया से कहता है, उनमें से एक मेरी माँ भी है। दृश्य बदला। नानी अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसका गुस्सा अभी 7वें आसमान पर है। लियो की माँ ने पूछा, कमरे में वो लड़की कौन थी? नानी बात संभालते हुए बोली, वो उसकी क्लासमेट है, दोनों साथ में पढ़ते हैं। पर अब लियो और झूठ नहीं बोल सकता और वो बोला, ना वो मेरी क्लासमेट है और ना ही मुझे किसी डॉक्टर के पास रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना है। मैंने इतने दिन कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की और मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे आपके पता यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना है। मैं कैफे में काम करता हूँ, अब मैं कमाता भी हूँ। ये सुनकर माँ का दिमाग खराब हो गया। क्या तुम नौकरी कर रहे हो? और लियो की नानी पर गुस्सा होकर बोली, मैंने आपको इसे संभालने को कहा था, ना कि इतनी छूट देने को। और क्या क्या आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं? लियो ने चिल्लाकर कहा, इसमें नानी की कोई गलती नहीं, ये सारा फैसला मेरा है। आप मुझसे बात करें। मुझे नॉर्मल यूनिवर्सिटी में जाना है, मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं खुद पैसे कमा कर अपनी फीस भी खुद ही भर लूंगा। लियो की माँ कहती है,
बात पैसों की नहीं है। कोई भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। पर क्यों? मेरे पास तो वो सारी योग्यता है। मैंने अच्छा रिजल्ट भी किया है और पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ। लियू के इस सवाल पर माँ ने जवाब दिया, अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल भी गया, लेकिन उसके बाद क्या तुम एक अच्छे टीचर बन पाओगे? टीचर बनना इतना आसान नहीं है। एक टीचर को देर तक खड़े रहना पड़ता है, स्टूडेंट से बातें करनी पड़ती है जो क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं है। और समाज क्या कहेगा? तुम्हारे जैसा इंसान जो खुद नहीं संभल सकता, वह आगे समाज को क्या संभालेगा? तुम्हें ये सब मजाक लगता है? माँ की ये सारी बातें लियू के दिल पर तीर जैसे जाकर लगी और अचानक रोते हुए माँ से पूछ बैठा, मुझे किसने पैदा किया है? मेरी ऐसी हालत का कौन जिम्मेदार है? क्या लोग इस बारे में नहीं सवाल कर सकते? लियू की माँ एकदम चुप हो गई। वहाँ खड़े तीनों ही कोई कुछ नहीं कहता। माहौल भारी हो उठा। आखिर किसकी गलती से कहा जाए? उस इंसान की जो इस परिस्थिति से जूझ रहा है, या फिर समाज की जो उन्हें उनकी कमियां बताने को खड़ी रहती है? अब देखते हैं। लियू छत के ऊपर चुपचाप बैठा फोन पर जिस यूनिवर्सिटी में उसने अप्लाई किया था, वहाँ वो नए से एक और मेल करता है। मैं अगर एक शारीरिक अक्षमता का स्टूडेंट हुआ तो क्या इस रोग के साथ मैं भर्ती नहीं हो सकता? फिर उसने एडमिशन ऑफिस में भी कॉल किया, पर अभी रात हो रही है और ऑफिस बंद हो चुकी है। हम भी उसके अंदर हो रहे इस उथल पुथल को महसूस कर पा रहे हैं कि वो जानना चाहता है आखिर उसे समाज में स्वीकारा जाएगा या नहीं। इतने में नानी भी खाना लेकर ऊपर आई। लियू ने पूछा, नानी क्या मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा? क्यों, गाड़ी चलाना सीखकर तो हम लोगों से दूर चला जाएगा। लियू बोला, ऐसा चाहता तो यहाँ से कूदकर तो और भी जल्दी मैं तुम लोगों से हमेशा के लिए बहुत दूर चला जा सकता हूँ। नानी उसे पीठ पर एक थप्पड़ मारती है। लियू अब पहले की तरह खुश नहीं, काफी गुमसुम सा रहने लगा है, मानो उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया हो। नानी उसे समय समय पर ट्रेनिंग सेंटर लेकर जाती है, जहाँ उसके जैसे ही कितने हैं। वो कुछ माओ को अपने छोटे बच्चों के लिए रोता हुआ भी देखता है। घर आकर उसने माँ को रजाई उड़ाई और कुछ देर तक माँ के पास ही बैठा रहा। उस रात उसने माँ से बुरा बर्ताव किया था, पर नानी उसकी हर ख्वाहिश पूरा करती है। वो अब लियू को कार ट्रेनिंग सेंटर भी लेकर जाती है। अब देखते देखते वो दिन आ गया। आज है लियू और पुराने ड्रमर दियाओ के बीच वोटिंग। जो जीतेगा वही कॉन्सर्ट में ड्रमर होगा। पर दियाओ तो अब लियू को अपना कॉम्पिटिटर ही नहीं समझता, और शायद वो भी यही चाहता है कि वही जाए। मगर अचानक दियाओ की तबीयत खराब हो गई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। नानी पार्क में ही होती है कि तभी नानी को एक टेक्स्ट आया। नानी थोड़ी देर खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो लियू को कैसे ये बात बताए, लेकिन फिर नानी बोली, अब तुम एक बड़े भाई बन चुके हो, अपनी बहन को देखने चलोगे। अब लियू और नानी दोनों अस्पताल पहुँचे। लियू की माँ को वॉशरूम ले जाया जाता है। सभी वही व्यस्त थे। लियू धीरे धीरे अपनी छोटी बहन के पास गया। बहन को देख उसके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो दूरी पे ही खड़ा उसे देख रहा था। इतने में बच्ची रोने लगती है। लियू को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, और वो उसे चुप कराने गया ही था कि इतने में उसकी माँ वॉशरूम से बाहर निकलकर चिल्लाने लगी, मत छो उसे। उसे लगा कि लियू ने ही उसे रुलाया है। लियू कुछ नहीं कहता। उसके मन को ठेस पहुंची है। किसी को समझ आए या नहीं, नानी ये चीज समझ जाती है। घर जाते वक्त रास्ते में लियू ने पूछा, नानी आपको तो सब पता था, पर किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? नानी बोली, तेरी माँ ने बहुत बार बताना चाहा था, पर कैसे बताए उसे समझ नहीं आया। ऊपर से तेरी माँ को हाई ब्लड शुगर भी था, जिससे बच्चे के मिसकैरेज के भी चांसेस थे। अब लियू को याद आने लगी माँ की उस दिन की बातें, जिस दिन वो माँ से झगड़ा कर रहा था। लियू ने कहा था, मुझे तो आप लोग इंसान नहीं चिड़िया खाने का जानवर समझते हो जो यहाँ कैद है। बाहर लोग मुझे देखकर डरते हैं, दूर भागते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, और मेरी माँ भी मुझे ऐसी नजर से देखती है। उस दिन लियू ने माँ पर दोष लगाए थे। माँ ने भी उससे बहुत बुरा बर्ताव किया था। कहा था, हाँ तुम्हारा इस तरह से रहना सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी बदकिस्मती है। माँ की ये बातें लियू को बार बार चुभ रही थी, और ये उसके अगले दिन ड्राइविंग करते वक्त दिखाई भी देता है। आज लियू की गाड़ी चलाने का कुछ और ही उद्देश्य था। नानी दूर से खड़े देख रही है कि वो कितनी तेज गाड़ी चला रहा है। नानी की धड़कनें भी तेज हो उठी और एक जोर से ब्रेक मारने की आवाज आई। दादी ने उसे डांटते हुए कहा, तो ये सब क्यों कर रहा है? अब इधर लियू के कैफे में उसके द्वारा बनाए एक नई चॉकलेट की आज लॉन्चिंग है। उसी का वीडियो शूट चल रहा है। ऐसा कोई इंसान अगर कुछ नया बना रहा है, दुनिया तो देखेगी और कैफे का नाम भी होगा। काम खत्म होने के बाद लियू बाहर बेंच में बैठा है। थोड़ी देर बाद याया वहाँ आती है। लियू ने अपनी मन की बातें याया से कही, अगर माँ को कुछ भी करने की आजादी है तो फिर मेरी क्यों नहीं? मुझे क्यों मेरी तरीके से जीने नहीं दिया जाता? सारी चीजें माँ क्यों तय करती है? फिर उसने याया को
उसे कहीं और ले जाने को कहा। उसे घर नहीं जाना है। दोनों म्यूजियम देखने जाते हैं। अचानक देखा कि लियो याया का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लियो को हाथ पकड़ते देख याया थम जाती है। वो उसके इस स्पर्श को समझ रही है। याया बोली, मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना है। असल में वो वॉशरूम नहीं, लियो से दूर जा रही है। उसने लियो को बस एक अच्छा दोस्त माना है, मगर लियो की तरफ से कुछ और ही है। ये जानकर याया ऊपर से एक आखिरी बार के लिए उसकी तरफ देख उसे बाय कहती है। इस बाय का मतलब वो भी अच्छे से समझ चुका था। उसने भी हाथ हिलाकर हंसते हुए बाय कहा। लियो अकेले अकेले ही म्यूजियम घूमता है। उसने याया के लिए जो कविता लिखनी शुरू की थी, बैकग्राउंड में वही कविता हमें सुनाई देती है। बहुत ही रो रहा था वो। ये दुनिया से हर मोड़ पर एहसास करा ही देती है कि वो सामाजिक के लिए अक्षम है, भले ही वो अपने में परिपूर्ण हो। वो वापस घर आ गया। नानी ने पूछा कि तेरे हाथ में क्या है? माँ के लिए अपने हाथों से बनी कैंडी है, उनके लिए मेरी तरफ से तोहफा। नानी ने तुरंत एक बॉक्स खोलकर खुशी खुशी कैंडी खाई और बोली, तेरी माँ तो ये नहीं खाएगी, उसे हाई ब्लड शुगर है ना। और इतना बोलकर नानी रसोई घर चली गई। अब यहाँ वो एक कैंडी, फिर दूसरी, फिर एक एक कर कैंडी निकाल रहा और मुंह में भर रहा। उसके बाद तो वो बिना रैपर निकाले ही जानबूझकर कैंडी मुंह में भरने लगा, जिससे कि एक समय में कैंडी उसके गले में अटक कर उसका दम घुटने लगी। उसकी हालत खराब हो गई। नानी दौड़ कर आई। रोते रोते लियो को पकड़ उसके मुंह से कैंडी निकालने की कोशिश करती है। लियो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने झलकने लगी उसके बचपन का वो दृश्य, वही छोटा सा लियो जो चीजें पकड़ पकड़ कर चल रहा है। उस दिन उसने खुद को एक ट्रैवल बैग में छुपा लिया था। उसके माँ पापा उसे बहुत ढूंढते ढूंढते थक कर बैठ गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। अगर हमें सच में लियो नहीं मिला तो हमारी जिंदगी कितनी बेहतर और सुंदर हो जाएगी ना। और ये सब कुछ बैग में छुपे उस छोटे लियो ने सुन ली। उसी दिन उसे जिंदगी की असलियत समझ आई थी कि वो अपने माँ बाबा पर एक कितना बड़ा बोझ है। बहुत रोया था वो उस दिन। आज वही सब याद कर वो उस बोझ को अपने माँ बाबा के सर से हमेशा के लिए हटाना चाहता था। साफ शब्दों में कहे तो खुदकुशी। अब हमें मशीन की बीप बीप के साथ लियो की माँ की रोने की आवाज सुनाई देती है। अस्पताल में भर्ती लियो को होश आ गया है। होश में लियो को आते देख माँ उसे धीरे से बात करने को मना करती है। तुम्हारे गले का घाव अभी भरा नहीं है, 1-2 दिन और समय लगेगा तुम्हें बात करने में। मैं कल रात बैठे तेरे पैदा होने वाले दिन को याद कर रही थी। डॉक्टर बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं ठीक से पुश नहीं कर पा रही थी और डॉक्टर कह रहे थे कि मैं गलत ढंग से कर रही हूँ। आज भी मुझे वो बातें याद है। मैं हमेशा एक डर में रहती। इतने साल तेरा जन्मदिन मैंने कभी नहीं मनाया, क्योंकि मुझे हमेशा वही शब्द सुनाई देते कि गलती मेरी है। तेरी बहन का इस दुनिया में आना हमारा आखिरी मौका था, इसलिए कोई अफसोस नहीं रखना चाहती थी। लेकिन उस दिन तुझे मुझसे दूर करने का मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैंने छोटे से तुझ पर बहुत अन्याय किए हैं। अपनी माँ को माफ कर दे। एक आखिरी बार मुझे तेरी अच्छी माँ बनने का मौका दे दे। कहते कहते लियो की माँ बहुत रोने लगी। लियो बड़ी तकलीफ से हाथ उठाकर माँ के सर पर प्यार से हाथ फेरता है। अब कुछ दिन बाद वो ठीक होकर वापस घर आ चुका है। नानी छत में अकेली बैठी होती है। वो भी उनके पास आकर बैठा। उसे ये चुपचाप बैठा देख नानी ने पूछा, तू अभी भी माँ पर गुस्सा है? दुनिया में कोई माँ खराब नहीं होती, परिस्थिति हमें अच्छा बुरा बना देती है। मैं 21 साल की थी जब तेरी माँ पैदा हुई और 1 महीने बाद मेरा पति मुझे छोड़कर दूसरी औरत के पास चला गया। तेरी माँ की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ पड़ी, इसलिए तेरी माँ को यहाँ अकेला छोड़ मैं तिब्बत चली आई पैसे कमाने। पैसे कमाए भी और भेजे भी, लेकिन पता ही नहीं चला कि इस बीच 15 साल गुजर गए। जब मैं वापस आई, 15 साल की तेरी माँ ने तब से लेकर आज तक मुझे कभी माँ नहीं कहा। मैंने उसे कभी ब्लेम नहीं किया। जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी मैं उसके पास नहीं थी। इसलिए माँ की वजह से दुखी मत हो। तेरी माँ की भी जिंदगी आसान नहीं रही है। कहते कहते नानी भावुक हो गई। लियो बोला, पर आपने अपने नाती का तो बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। और फिर एक बड़ा ही मन को ठेस पहुंचाने वाला सवाल नानी से पूछा, क्या मेरी छोटी सी बहन मुझ जैसे भाई को एक्सेप्ट कर पाएगी? नानी बस उसे देखती है। अब सोने जाते वक्त अचानक नानी ने कहा, तो जब अस्पताल में भर्ती था तो तेरे लिए खत आया था। लियो उसी वक्त वो खत देखने बाहर आया। ड्राइंग रूम में उसे एक लिफाफा दिखा। उसने आराम से लिफाफा खोला और अंदर रखे खत को पढ़ने लगा। खत पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे। उसने चिल्लाकर नानी को आवाज लगाई। नानी भी दौड़कर बाहर आई। क्या हुआ? लियो अपने आंसू पोंछते हुए बोला, नॉर्मल यूनिवर्सिटी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। मेरी ये बीमारी अब मेरे रास्ते में मुश्किल बनकर नहीं खड़ी है। नानी को भी यकीन नहीं हो रहा।
उनके भी हाथ कांपने लगे और उन्होंने रोते हुए लियू को गले से लगा लिया। नानी अब जोर जोर से वो खत पढ़ने लगी और लियू भी साथ साथ ड्रम बजाता है। इस एक खत ने उसके खोए हुए आत्मविश्वास को दोबारा लौटा दिया और सबसे खुश तो नानी है। नाती की कामयाबी पे बहुत रोने लगी नानी। हर जगह नकारा जाने वाला लियू की ये कामयाबी वो हसीन सपना है जिसकी दुआ नानी रोज करती थी। नानी अकेले में नाचती है, जश्न मनाती है, अपनी खुशी जाहिर कर रही है। कुछ दिन बाद नानी और उनका बैंड ग्रुप कॉन्सर्ट में जाने के लिए रेलवे स्टेशन आए हैं। सभी बहुत खुश है, लियो भी उनके साथ है। तभी नानी को पुलिस स्टेशन से कॉल आया और पता चला कि कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर को धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मतलब कि उनका शो अब कैंसिल हो चुका है। नानी बाकी सबको भी ये बात बता रही होती है कि इतने में उन्हें एक और कॉल आया चाइनीज बस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से, जहां लियू को स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया है। वो सभी मिलकर वहां जाते हैं। बहुत सारी मीडिया वहां आई हुई है। सभी लियू का स्वागत करते हैं। कुछ मंत्री भी उस इवेंट में आए हैं। दरअसल कुछ महीने पहले लियू ने उस बस ड्राइवर को लेकर जो शिकायत की थी मिनिस्ट्री की नजरों में भी पहुंचा है और कार्रवाई के तहत बहुत सारे बस ड्राइवर्स को दोबारा से नई ट्रेनिंग पर भेजा गया है। वो हर नागरिकों के लिए एक सुरक्षित परिवहन व्यवस्था बनाना चाहते हैं। सभी लियू के इस काम की सराहना करते हैं और उसे कुछ तोहफे भी देते हैं, जैसे चावल, दाल, तेल। अब लियू को 2 शब्द कहने के लिए मंच पर बुलाया गया। लियू लंगड़ाते हुए मंच पर उठा और माइक के पास पहुंच उसने बोलना शुरू किया। यहाँ आने से पहले लगा था मुझे एक गवाह के तौर पर बुलाया गया है, लेकिन यहाँ आकर देखा तो बात कुछ और ही है। मैं सबके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ, लेकिन आप सबने ख्याल किया होगा कि मुझे कुछ तोहफे दिए गए हैं। इस चीज से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ। आज अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति ये कंप्लेन करता तो आप क्या उसके लिए भी ऐसा ही आयोजन करते? असल में आप लोग मेरे प्रति अपनी सोच नहीं बदल पाए हैं। जितने भी इंसान मेरी तरह पैदा होते हैं, ये गलती आखिर किसकी है? मेरे माँ, बाबा, नानी कोई जवाब नहीं दे पाया और ना ही मेरे डॉक्टर दे सके। इसका मतलब कि गलती हमारी तो नहीं है। हम भी इस विशाल पृथ्वी का ही एक छोटा हिस्सा है। हमें असल में सहायता की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस हमारे लिए अपनी सोच बदलने की। आप लोग हमें अपने जैसा भले ही ना समझे, लेकिन एक विनती आप सबसे है कि हमें दया, करुणा की नजर से ना देखें। वो चावल, दाल, तेल, तोहफे से बड़ा तोहफा हम जैसे इंसानों के लिए होगा कि आपकी सोच और नजर हम जैसों के प्रति बदलना। सामने बैठी मेरी नानी और उनके दोस्त कुछ चुनिंदा उन लोगों में से हैं जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ। लियो की बातों ने सबकी आंखें नमी कर दी और तालियों की गड़गड़ाहट से समा गूंज उठा। और लियो के परिवार से ही शुरू होती है सबसे पहले उसके प्रति सोच में बदलाव की। अब वो भी अपने माँ बाबा के साथ बैठ अपनी छोटी बहन को प्यार करता है। उसे अब अलग नहीं समझा जाता। इसके बाद अगले दृश्य में नानी लियो को लेकर एक सुंदर सी जगह पर आई है। लियो और नानी दोनों गाड़ी से उतरे और सामने एक सुंदर झील के पास खड़े होकर लियो ने कहा, नानी मैं यूनिवर्सिटी जाने से पहले आपके लिए एक ट्रेन की टिकट खरीद दूंगा। आपको जहाँ घूमना है, जहाँ जाना है आप जाओ। पूरी जिंदगी आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आपको हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। अब आप खुद के लिए जिए और मुझे मेरे आगे का सफर खुद तय करने दीजिए। मुझे अपने पैरों पर खुद खड़े होने दे। भी नमी भरी आंखों से हामी भरती है और लियो के जिंदगी के इन खूबसूरत पलों के साथ ये कहानी भी यही समाप्त हो जाती है। आखिर में बस यही कहूंगी, जिंदगी गुलजार है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये मोस्ट रिक्वेस्टेड कहानी सुनना कमेंट्स में जरूर बताएं। हाँ थोड़ी बड़ी है लेकिन बहुत प्यारी है। वीडियो को लाइक, शेयर और मुझे सपोर्ट करते रहे। सुनते और सुनाते रहे मूवी स्ट्राइब। बाय बाय दोस्तों।